जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का सादे जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और बहुत ही अच्छा तरीका से, बहुत ही साफ सुथरा से इस क्लास को फिनिश करेंगे और एक भी चीज नहीं छोड़ा गया है। जो भी चीज आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया गया है सब चीज इसमें है। और आप लोग एक क्या कीजिए, एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और सभी चीज को लिखते हुए चलिएगा, अच्छा से बढ़िया से समझिएगा और सभी के ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अगर ध्यान आप बोर्ड पे देते हैं तो आपको 100% चीजें, सभी चीजें आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ के खूब ही अच्छा से साफ सुथरा तरीका से फिनिश करते हैं। और इस चीज को अब हम लोग क्या, यहाँ पे इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण था एनसीईआरटी से रिलेटेड वे सभी चीजों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम लोग चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग पिछले कक्षा में क्या पढ़े थे उसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा कुछ मिनटों के लिए हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे हम लोग पिछले कक्षा में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार था उसको देखे थे, बहुत ही अच्छा तरीका से देखे थे, बहुत ही मतलब बढ़िया से समझे थे। अब हम लोग जो उसके बाद में जो बाकी है उस चीज को हम लोग देखेंगे। जैसे आज के क्लास में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है। तो उसी ऑक्सीकरण अवकरण के से संबंधित टॉपिक है एक, कि ऑक्सीकरण और अवकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। कहने का मतलब हमारे जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या महत्व है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या महत्व है। उसके बाद में हम लोग दहन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि संचारण के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इस चीज को हम लोग समझेंगे। ये चीज आपसे पूछा जा सकता है, अगर पूछेगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्या है कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण का क्या महत्व है। तो ध्यान से समझना है इस बात को। जैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, हमारी बातों पर ध्यान दीजिए और यहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे पहला महत्व हम लोग देखेंगे कि भोजन का क्या है। यहाँ पे देखना ध्यान से, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। अब ध्यान से देखिए होता क्या है, जब हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर के कोशिका जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं। तो जब भोजन ग्रहण करते हैं उसके दौरान भोजन क्या होता है, छोटे छोटे मतलब टूटकर क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। छोटे छोटे कणों में टूटकर क्या होता है, भोजन का टुकड़ा होता है। उसके बाद में भोजन में से पोषक तत्व क्या करता है, हमारे जो शरीर के अंदर वाले भाग है वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और अवशोषित करते हैं उसी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और वे कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है। और वे ग्लूकोज क्या होता है, जाके कोशिका में क्या रहते हैं, संचित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा, कोशिका में ग्लूकोज संचित रहता है। ये चीज आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, चाहे हम लोग आगे देखेंगे। इतना बात समझिए कि कोशिका में क्या रहता है, ग्लूकोज जाके संचित रहता है। तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है ना। अब होता क्या है, श्वसन क्रिया के दौरान जब हम लोग श्वास लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वायु हमारे अंदर जाता है। उस वायु में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की मात्रा रहता है। तो वे ऑक्सीजन जाता है तो क्या होता है, जब कोशिका में प्रवेश करता है तो कोशिका से मिलता है। क्या होता है, कोशिका से मिलता है। और जब कोशिका से मिल जाता है, कोशिका से मिलता है तो कोशिका के मिलने के बाद क्या होता है, भोजन जो ग्लूकोज हमारे क्या होता है, हमारे ग्लूकोज हमारे जो कोशिका है उसमें संचित है, वो ग्लूकोज क्या होता है, टूटने लगता है। अब वे ग्लूकोज टूटता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन। ये ग्लूकोज टूटकर क्या देता है, ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा देता है।
तो ये ग्लूकोज टूटता है तो ऊर्जा देता है, और इस ऊर्जा के माध्यम से ही ऊर्जा भी देता है और क्या देता है, CO2 देता है। और ये CO2 को फिर क्या करता है, ब्लड फेफड़ा तक पहुंचाता है, फेफड़ा क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन ये जो एक चीज देख रहे हैं ऊर्जा, और इसी ऊर्जा की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हम अपने दैनिक कार्य को कर पाते हैं। तो कहने का मतलब जो भोजन का पाचन है उसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। और भोजन के पाचन होने से क्या होता है, यहाँ पे भोजन के पाचन होने से क्या हो रहा है, कोशिका में क्या संचित हो रहा है, तो ग्लूकोज। और वे ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर, वे ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर, यहाँ पे जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपको अभिक्रिया दिख रहा है, तो क्या होता है कि जो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, यानी ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं भोजन के पाचन में क्या होता है, भोजन के पाचन से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज में क्या होता है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो कहीं ना कहीं भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, जो ऊर्जा को क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़कर हमको क्या करता है, ऊर्जा देता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह से भोजन के पाचन में ऑक्सीजन जुड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और जुट के क्या करता है, ऊर्जा देता है, जिस ऊर्जा की सहायता से हम लोग अपने दैनिक कार्य को कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मतलब जैसे भोजन के पाचन में कहीं ना कहीं किसका महत्व है, ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण का महत्व है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि भोजन के पाचन में ऑक्सीकरण अवकरण का क्या महत्व है। तो यहाँ पे फर्स्ट महत्व, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि हमारे शरीर के कोशिकाओं में ग्लूकोज उपस्थित रहता है। क्या रहता है, हमारे शरीर के कोशिकाओं में ग्लूकोज उपस्थित रहता है। ध्यान से देखिएगा, हमारे शरीर के कोशिकाओं में ग्लूकोज उपस्थित रहता है, ग्लूकोज उपस्थित रहता है, जो श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 तथा क्या देता है, ऊर्जा देता है, CO2 तथा ऊर्जा देता है। अब होता क्या है, CO2 तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और हमें शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्रदान करता है। यही ऊर्जा की सहायता से हम अपने दैनिक कार्य को कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण का हमारे जीवन में महत्व है, यानी हमारे जीवन में ऑक्सीकरण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि पाचन, भोजन के पाचन में ऑक्सीकरण का महत्व। अब हम लोग देखेंगे दहन क्रिया में इसमें ऑक्सीकरण का क्या महत्व है। क्या देखेंगे, जो दहन क्रिया है इसमें ऑक्सीकरण का क्या महत्व है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि किसी भी चीज का दहन कराने के लिए, दहन किसे कहते हैं, यानी कोई पदार्थ जलता है उसको क्या बोलते हैं, दहन। जलकर उष्मा और प्रकाश देता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग दहन बोलते हैं। तो जो दहन की क्रिया होता है, तो दहन की क्रिया यानी किसी वस्तु को आप जब तक नहीं जला सकते हैं तब तक वहां पे क्या उपस्थित नहीं हो, तो वहां पे ऑक्सीजन उपस्थित ना हो जब तक उस किसी भी वस्तु को आप किसी भी वस्तु का दहन नहीं करा सकते हैं। तो कहने का मतलब दहन में कहीं ना कहीं क्या जुड़ना चाहिए, किसका उपस्थिति होना चाहिए, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम मैग्नीशियम का दहन कराना चाहते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए वहां पे। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो किसी चीज का आप दहन नहीं करा सकते हैं। तो कहने का मतलब मैग्नीशियम के दहन कराने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो मैग्नीशियम के दहन के लिए किसका आवश्यकता है, ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीशियम के साथ क्या मिल रहा है, तो दहन हो रहा है ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है इस क्रिया में, बताइए, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि दहन के लिए ऑक्सीकरण यानी दहन क्रिया में ऑक्सीकरण का बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे दहन क्रिया में। कौन, ऑक्सीजन। और जिस क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो कहीं ना कहीं दहन के लिए
दहन जो होता है, जिस दहन से हम भोजन वगैरह को पका पाते हैं, तो किसके सहायता से संभव होता है? ऑक्सीजन की सहायता से संभव होता है। और ऑक्सीजन का जुड़ाव ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण का महत्व किसमें है? दहन में भी है। जैसे देखिए क्या लिखा है कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर, यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीकृत होकर ही जलता है। ऑक्सीकृत होकर ही जलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं दहन क्रिया में ऑक्सीकरण का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, तभी क्या होता है? दहन क्रिया होता है। तो ऑक्सीकरण और अपरण का महत्वपूर्ण दो बिंदु देखें कि हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक तो भोजन के पाचन में ऑक्सीकरण का महत्व है, एक क्या है? दहन के क्रिया में ऑक्सीकरण का महत्व है। अब हम लोग आगे के पॉइंट को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि भोजन का दुर्गंधित होना। देखिए ध्यान से देखिए क्या होता है कि कोई भी भोजन को हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए, भोजन है यहाँ पे, उसको खुले स्थान पर हम लोग क्या करते हैं? कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। खुले स्थान पर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो होता क्या है? वो भोजन क्या करता है? भोजन में होता है वासा। भोजन में क्या होता है? वासा होता है। वे वासा ऑक्सीजन के साथ, जो वायुमंडल में खुले स्थान में हम भोजन को छोड़ दिए हैं, तो उसमें जो वासा होता है, वो वासा ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण भोजन का क्या हो जाता है? गंध बदल जाता है। जिसके कारण भोजन का क्या हो जाता है? गंध बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं भोजन खराब होने में ऑक्सीजन जब जुड़ता है, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो भोजन खराब होता है। तो कहीं ना कहीं भोजन दुर्गंधित कब होता है? तो भोजन दुर्गंधित होता है ऑक्सीजन के मिलने से। यानी किसी भी भोजन को ऐसा जगह पर रख दीजिए जहां पे ऑक्सीजन की प्राप्ति ना हो, यानी तो वहां पे वो भोजन खराब नहीं होगा। जैसे आप लोग देखते होइएगा, अचार वगैरह पैक रहता है, तो अचार ऐसा डिब्बा में पैक रहता है जिसमें ऑक्सीजन खुला जगह पर नहीं पैक रहता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं जा सकता है। तो वैसा जगह पर यदि आप भोजन को रखते हैं तो वो क्या रहेगा? सेफ रहेगा। वही उसके ढक्कन को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, तो उसमें जो वासा की मात्रा है वो ऑक्सीजन से संपर्क करके क्या हो जाएगा? दुर्गंध उत्पन्न कर देगा। तो कहीं ना कहीं यानी भोजन का दुर्गंधित होने के लिए कौन कारण, किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन के कारण होता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो भोजन के दुर्गंधित होने के लिए ऑक्सीकरण जिम्मेवार है। क्या जिम्मेवार है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिम्मेवार है। तो कहेंगे कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि भोजन जब खुले वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, भोजन जब खुले वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, तो भोजन में उपस्थित वासा, भोजन में उपस्थित वासा और तेल ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी ऑक्सीजन से मिल जाता है, और इसी कारण भोजन क्या हो जाता है? दुर्गंधित हो जाता है। इस तीसरा पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा। अच्छा देखते होइएगा, जो हम लोग दुकान वगैरह के सामान होता है, जो थैलीय सामान होता है, उस थैलिए में होता है क्या? उसमें देखते होइएगा कि सामान कम रहता है, फूला हुआ रहता है, यानी उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है। क्या भरा रहता है? नाइट्रोजन भरा रहता है, N2 भरा रहता है। अब कहिएगा सर N2 क्यों भरा रहता है, उसमें ऑक्सीजन क्यों नहीं भरा रहता है? तो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन भर दिया जाता है इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन जब उसमें फुल कर दिया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है? पैकिंग कर दिया जाता है। इसलिए नाइट्रोजन को उसमें पैकिंग कर दिया जाता है कि वो क्या करे? ऑक्सीजन के संपर्क से, उस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क से उसको क्या करता है? दूर करता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि बताइए जो चिप्स वगैरह होता है, वो उसके थैला में कौन सा गैस भरा रहता है, तो क्या कहेंगे हम? क्या जवाब देंगे? नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। क्या जवाब रहेगा मेरा कि उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। और नाइट्रोजन गैस लंबे समय तक क्या करता है? ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने देता है, जिसके कारण वे क्या रहता है? लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसलिए उसके जो चिप्स वगैरह रहता है उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि चिप्स वगैरह के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? ऑक्सीकृत से रोकने के लिए, ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। क्या भरा रहता है?
तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। अब देखिएगा आपको एक और दिख रहा होगा चौथा पॉइंट, अगर पूछे कि ऑक्सीकरण और अवकरण का महत्व, तो देंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण का हमारे जीवन में महत्व है, 1 नंबर में देंगे कि निम्नलिखित महत्व है, 1 नंबर में लिखेंगे। जो पॉइंट लिख रहे हैं वैसे लिखते जाना है। 4 नंबर तक देखिए क्या है, संचारण। क्या है? संचारण। अब शॉर्ट में समझिए इसको, संचारण को, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या रख दिए, लोहा। क्या रख दिए? लोहा। लोहा रख दिए, जब तक, पहले देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपको लॉक दिख रहा होगा, ताला दिख रहा होगा। ये ताला आपको दिख रहा होगा कि अभी क्या है, बहुत ही चमक रहा है, यानी अभी ये संचारित नहीं हुआ है। अभी ये क्या हुआ है? संचारित नहीं हुआ। लेकिन इसी ताला को हम बाहर खुले स्थान पे, जहां पे नमी है और वायु है, वहां पे रख देंगे, तो कुछ दिनों के बाद ये क्या दिखाई देने लगेगा, ये थोड़ा सा भूरा टाइप के दिखाई देने लगेगा, यानी इस पे क्या हो जाएगा, ये संचारित हो जाएगा। और ये संचारित कैसे होगा? तो ये संचारित होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और नमी के संपर्क में आएगा। नमी के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है, इतना चमक रहा है, तो ये क्या दिखने लगेगा, भूरा, लाल भूरा टाइप के दिखने लगेगा। जो संचारण के बाद ये इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि संचारण में भी कहीं ना कहीं किसका महत्व है, ऑक्सीजन का। यानी इसमें भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीकरण कहलाता है। तो संचारण के लिए भी क्या महत्व है, तो संचारण क्रिया में भी क्या है, ऑक्सीकरण महत्व है। यानी ऑक्सीकरण के कारण ही कौन सा क्या होता है, संचारण होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। और ऑक्सीकरण के कारण ही क्या होता है, संचारण की क्रिया होता है। उसके बाद देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संचारण की क्रिया होती है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो संचारण की क्रिया नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अगर कहेगा लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं 4 पॉइंट को। कहेगा कि बताइए कि हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है ऑक्सीकरण और अवकरण का, तो हम लोग आराम से, आसानी से, बहुत ही सुंदर सुंदर भाषा में, शॉर्ट परिभाषा के साथ हम लोग लिख सकते हैं इस बात को। अब देखिए ध्यान से, इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है। आगे देखिए आप लोग, चाहे इसको सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में लिख लीजिएगा। चलिए तो इसको लिख लिए, और थोड़ा सा इसके पहले वाला को भी स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको भी लिख लीजिएगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों को आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि लिखा है कि भोजन को दूषित होने से रोकने के उपाय। ध्यान से देखिएगा, यानी भोजन को दूषित होने से कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए भोजन दूषित कब होता है, यानी खराब कब होता है, जब खुले स्थान में ऑक्सीजन के संपर्क में रख दिया जाता है तो भोजन क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। और दूषित होने के बाद उसका गंध क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो भोजन को अगर यदि आपको सुरक्षित रखना है, जैसे हम लोग चिप्स के पॉकेट में नाइट्रोजन गैस भर के उसको सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह से भोजन को अगर सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए एक होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ कहने का मतलब ऐसा पदार्थ जो एंटी मतलब समझ रहे हैं विपरीत, ऑक्सीडेंट कहने का मतलब ऑक्सीकरण के विपरीत, यानी ऑक्सीकरण को रोकता है, उस पदार्थ को ऑक्सीडेंट पदार्थ कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि भोजन में ऑक्सीडेंट पदार्थ मिला देंगे, कि ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया को रोक दे, ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया को रोक दे, तो उसको ऑक्सीडेंट पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑक्सीडेंट में क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। यदि भोजन में हम क्या मिला देते हैं, सिट्रिक अम्ल, तो वे ऑक्सीकरण की क्रिया को क्या कर देगा, रोक देगा। सिट्रिक अम्ल चाहे सिट्रिक अम्ल या लेसिथिन मिला देंगे भोजन में, तो क्या करेगा कि भोजन को वायु के संपर्क में आने से क्या करेगा, रोकेगा। यानी वायु को भोजन के संपर्क में आने से क्या करेगा, रोकेगा। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ। कौन सा है, सिट्रिक अम्ल और लेसिथिन है। तो यदि भोजन में सिट्रिक अम्ल और लेसिथिन मिला देंगे तो क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया है, यानी ऑक्सीजन का मिलना, वो क्या हो जाएगा,
ऑक्सीजन का मिलना वो रुक जाएगा और भोजन खराब होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, यानी भोजन खराब नहीं होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं भोजन में ऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाने से इसको क्या खराब होने से रोका जा सकता है भोजन को। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, कि भोजन को फ्रीज में रखकर ऑक्सीकृत होने से रोका जा सकता है। कहने का मतलब भोजन को जब हम फ्रीज में रखते हैं, फ्रीज में रखकर बंद कर देते हैं, तो ये ऑक्सीजन के संपर्क कट जाता है वहां पे, तो ऑक्सीजन के संपर्क नहीं रहा तो भोजन भी हमारा खराब नहीं होगा। तो इस तरह से भोजन को फ्रीज में रखकर ऑक्सीकृत होने से रोक सकते हैं, या ऑक्सीकृत करने का मतलब ऑक्सीजन को मिलने से रोक सकते हैं। तो भोजन को फ्रीज में रखकर ऑक्सीकृत होने से रोका जा सकता है। जब भोजन ऑक्सीकृत नहीं होगा यानी ऑक्सीजन से नहीं मिलेगा तो भोजन आपका खराब भी नहीं होगा। अब देखिए फिर कह रहा है कि भोजन को वायुरुद्ध करने का मतलब ऐसा, देखिए वायुरुद्ध बर्तन, ध्यान से देखिएगा, यदि भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में रख देते हैं तो क्या होगा, खराब होने से बच जाएगा। जैसे अचार के एग्जांपल ले लीजिए, अचार के डिब्बा देखते होइएगा, यदि अचार को आप खुला में रख देते हैं, अचार को जो ऐसा एक डिब्बा में रखा जाता है जिसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर सकता है, वैसा ही डिब्बा को वायुरुद्ध बर्तन बोलते हैं, यानी ऐसा बर्तन जिसमें ऑक्सीजन प्रवेश ना करे तो उसको वायुरुद्ध बर्तन बोलते हैं। तो भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वायुरुद्ध बर्तन में रख दीजिएगा, रखने मतलब रख कर उसको खराब होने से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे कि भोजन को खराब होने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए अब क्या पढ़ना है हमको। अब आपको दिख रहा होगा बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग दहन। क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। दहन किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से, दहन जो है यानी दहन जो है किसी भी पदार्थ को जलाने से, कोई सा भी पदार्थ है उसको जलाने से उसमें से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है और प्रकाश निकलता है। तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। यानी हम लोग कहेंगे, क्या कह सकते हैं हम लोग कि वैसे मतलब कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ को ऑक्सीजन, अच्छा कोई भी चीज का दहन कराएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां पे होना चाहिए। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जान रहे हैं कि दहन नहीं करा सकते हैं, यानी किसी चीज को नहीं जला सकते। तो हम कहेंगे कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, देखो लिखा है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या क्या ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इस प्रक्रिया को, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, दहन कहते हैं। तो इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए एक एग्जाम्पल से, यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम कुछ चीजें रखे हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दहन की क्रिया हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। देखिए यहाँ पे, तो इससे यहाँ पे ऊष्मा भी निकल रहा है और इससे क्या हो रहा है, प्रकाश भी निकल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो आपको जल रहा है, जलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है, दहन की क्रिया हो रहा है। यानी जब कोई पदार्थ, ये क्या है, पदार्थ है, जब कोई पदार्थ और इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा यानी गर्मी, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, दहन कहते हैं उसी को। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि दहन किसे कहते हैं। सुनिए, जैसे सी मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कोयले का दहन करते हैं, कोयला का दहन करते हैं। ध्यान से देखना, कोयला क्या है, कार्बन का ही एक प्रकार है, कार्बन का ही प्रकार है, यानी कोयला यानी सी, कार्बन। और कार्बन को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो जब कार्बन को, कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2। क्या बनता है, CO2। इस CO2 का क्या नाम है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कोयला का दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है, क्या निकलता है उससे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो एक और बात समझिए आप लोग,
कि कोई सा भी पदार्थ आप जलाते हैं, कोई सा भी पदार्थ को जलाते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा हो, कोई सा भी पदार्थ आप लोग क्या करते हैं जलाते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा हो, तो जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। अगर उस पदार्थ में कार्बन की मात्रा है, कार्बन की मात्रा है, तो उसको जलाएंगे तो फिक्स है कि उससे क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि दहन क्रिया के दौरान क्या निकलता है, तो क्या जवाब देंगे हम, CO2। यानी ध्यान से दीजिएगा, जो गैस होता है, यानी जैसे कोयला का दहन हम करा रहे हैं तो कौन सा गैस बन रहा है, CO2 गैस बन रहा है। कौन सा गैस बन रहा है यहाँ पे, CO2 गैस बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, कोयला का दहन कराने से क्या बन रहा है, CO2 गैस निकल रहा है। तो आज के बाद से ध्यान रखिएगा कि कोयला का दहन कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, CO2 गैस बनता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दहन किसे कहेंगे, कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। और ये जब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो SO2 प्लस ऊष्मा और प्लस क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इतना बात आप लोग समझ गए, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए आइए अब आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे देखिए। अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा है दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ का ही दूसरा नाम है ज्वलनशील पदार्थ। तो देखेंगे दहनशील पदार्थ, एक देखेंगे अदहनशील पदार्थ। तो कहेंगे कि दहन क्रिया में जो पदार्थ जलता है, यानी मान लीजिए किसी पदार्थ को हम जला रहे हैं, दहन करा रहे हैं, तो उसमें कोई पदार्थ यदि जल गया तो उसको बोलेंगे ज्वलनशील पदार्थ या दहनशील पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि दहन क्रिया में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए कागज को अभी आपके सामने हम जलाए हैं तो क्या हुआ है, जला है, तो इसलिए उसको कागज क्या हो गया, ज्वलनशील पदार्थ हो गया। और पेट्रोलियम में आपका आ जाएगा पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, तो उसमें भी क्या होता है, जलाते हैं तो वो जलता है, तो वो भी क्या हो गया, पेट्रोलियम भी आपका क्या हो गया, दहनशील पदार्थ। LPG जो गैस सिलेंडर में भरा रहता है, तो LPG भी हमारा क्या है, उसको भी थोड़ा सा मतलब आग देते हैं तो वो भी जलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी हमारा क्या है, क्या है, यानी दहनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा अदहनशील पदार्थ, यानी दहन क्रिया में जो पदार्थ नहीं जलता है। जैसे हम आपको एग्जांपल से बताते हैं आपके सामने, जैसे यहाँ पे देखिएगा दो चीज हम रखे हैं आपको बताने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये जलना स्टार्ट हो गया, ऊष्मा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो ये क्या हो गया, दहनशील पदार्थ हो गया। क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, दहनशील पदार्थ हो जाएगा। लेकिन और देखिएगा, और हम आपको बताते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। और अब और हम क्या ले रहे हैं, एक यहाँ पे पत्थर लिए हैं, देखिए इसको जला रहे हैं तो ये नहीं जलेगा, तो ये पत्थर का क्या हो गया, ये पत्थर आपका अज्वलनशील हो गया, अज्वलनशील पदार्थ हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए कि कौन ज्वलनशील पदार्थ होगा, कौन अज्वलनशील पदार्थ होगा। यानी दहन क्रिया के दौरान जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ईंट, पत्थर, लोहा इत्यादि। तो जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट कीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब आइए स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आइए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे दहन के लिए आवश्यक क्या शर्त, यानी कहने का मतलब दहन कब कब होगा, दहन यानी किस किस पदार्थ की उपस्थिति में होगा। तो सबसे पहले दहन कराने के लिए ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, यानी दहनशील पदार्थ होना चाहिए। तो एक नंबर में हम लिखेंगे दहनशील पदार्थ होना चाहिए। जैसे दहनशील पदार्थ में क्या हो जाएगा, कागज, लकड़ी, LPG होना चाहिए। उसके बाद में आपका हो जाएगा कि कोई भी पदार्थ यानी दहन आपको कराना है तो उसमें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति रहना ही रहना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो आप दहन की क्रिया नहीं करा सकते। तो पहले का हो गया कि ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा का हो जाएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप दहन नहीं करा सकते।
तीसरा बात क्या होना चाहिए, ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। कहने का मतलब कोई पदार्थ, ज्वलन ताप कहने का मतलब होता है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट हो जाता है, उसी न्यूनतम ताप को हम लोग बोलते हैं ज्वलन ताप। उसी न्यूनतम ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। जैसे ध्यान से समझिएगा, ज्वलन ताप यानी जैसे हम क्या कर रहे हैं, कागज ले लेते हैं और एक ले लेते हैं लकड़ी। अब इसमें ध्यान से देखिए, जलाएंगे तो ये थोड़ा सा ही ताप देंगे इसको तो ये जलने लगेगा, तो इसका ज्वलन ताप क्या हो गया, कम हो गया। और लकड़ी को जलाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा ताप यानी इससे ज्यादा देर तक इसको जलाना होगा, तो अब इसमें क्या होगा, आग पकड़ेगा। तो अब इसमें क्या होगा, आग पकड़ेगा। तो क्या हो गया, इसमें कहा जाएगा यानी ये जो कागज है ये कुछ ही ताप पर जलना स्टार्ट कर देगा, तो जो न्यूनतम ताप पर ये जलना स्टार्ट कर देगा उसी न्यूनतम ताप को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। तो जब तक मान लीजिए कोई 5 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने पर जलने वाला पदार्थ है, तो उसको 4 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे तो जलेगा नहीं, जलेगा। तो कहने का मतलब ज्वलनशील पदार्थ है तो ज्वलन ताप की प्राप्ति पर ही वो चीज जलता है, यानी जितना उसका ज्वलन ताप है उतना ताप देने के बाद ही वो क्या होता है, पदार्थ जलता है। तो यहाँ पे कागज का ज्वलन ताप कम होगा और लकड़ी थोड़ा सा लेट से जलेगा, क्योंकि लकड़ी का ज्वलन ताप क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी थोड़ा सा अधिक इसको ताप देना होगा तो अब ये जलना प्रारंभ करेगा। तो इसका ज्वलन ताप क्या हो गया, कम हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, इसका ज्वलन ताप क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और इसी में अब एक चीज और बताइए, हाइड्रोजन और कागज, चाहे एलपीजी ले लीजिए और कागज ले लीजिए, कागज, तो बताइए इस दोनों में किसका ज्वलन ताप ज्यादा होगा, किसका कम होगा, बताइए। तो जल्दी से कौन जलेगा, यानी कुछ ही ताप पर एलपीजी जलना प्रारंभ कर देगा, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा ताप पे कौन जलेगा, ये कागज। तो कहने का मतलब इस दोनों में देखा जाए तो किसका ज्वलन ताप कम होगा, एलपीजी का, और इससे थोड़ा सा ज्यादा किसका होगा, कागज का। तो आप लोग ज्वलन ताप समझ गए होंगे, ज्वलन ताप समझ गए होंगे। तो कहेंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, तो इसको जल्दी से आप क्या कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ज्वाला को। क्या देखेंगे, ज्वाला। ध्यान से देखिएगा सब कोई, ज्वाला क्या होता है। तो ज्वाला क्या है, दहन का क्षेत्र है, यानी देखिएगा ध्यान से, ज्वाला क्या है, ज्वाला। तो कहेंगे यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ, एक ऐसा क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ क्या होता है, जलता है। यानी जो आपको ये चीज दिख रहा है, ये लंप, जिसको लंप बोलते हैं, ये जो आपको लंप दिख रहा है, यही लंप क्या है, यही ज्वाला है। ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है, ज्वाला है। वह क्षेत्र जहां गैसीय पदार्थ जलता है, यहाँ पे गैस है, हम आग दे दिए तो ये गैस क्या कर रहा है, जल रहा है। तो इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, इसी क्षेत्र को क्या कहेंगे, ज्वाला कहेंगे। यानी वह क्षेत्र जहां गैसीय पदार्थ जलता है वही क्षेत्र क्या कहलाता है, वही लंप हमारा ज्वाला कहलाता है। आया बात समझ में। तो ये ज्वाला दो तरीके से होते हैं, ज्वाला दो तरीका से होता है, ध्यान से देखिएगा। एक तो होता है ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति पर, एक तो होगा कि ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में यानी भरपूर मात्रा में। तो वहां पे ज्वाला कैसे होगा, तो वहां पे जो ज्वाला होगा, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है कि इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होगा। यानी जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है वहां पे हम दहन कराएंगे, तो वहां पे जो क्या होगा, उसके ज्वाला होगा। वहां पे इसमें क्या होगा, कह रहा है कि इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होगा। क्या होगा, यानी जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है वहां पे ईंधन जो जलाएंगे उसका क्या होगा, पूर्ण दहन होगा। और इसमें जो निर्मित ज्वाला होगा, जहां पे पूर्ण दहन होगा वहां पे जो निर्मित ज्वाला होगा, उस ज्वाला का रंग आपको दिख रहा होगा कैसे होगा, उस ज्वाला का रंग कैसा होगा, नीला होगा। कैसे होगा, नीला होगा, किंतु प्रकाश बहुत कम होगा। कहने का मतलब ये जो नीला है इससे प्रकाश यानी बहुत कम निकलेगा। लेकिन जहां पे पूर्ण दहन होगा, आज के बाद से ध्यान में रखिएगा, जहां पे पूर्ण दहन होगा उसका प्रकाश कैसा होगा, नीला होगा। और कह रहा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में हो रहा है, तो इसका सही बात है कि यहाँ पे ईंधन का पूर्ण दहन होगा। जहां पे पूर्ण दहन होगा वहां पे क्या होगा, प्रकाश आपका
नीला होगा। जैसे आप लोग देखते होइएगा गैस सिलेंडर जब आता है शुरू शुरू में पूरा फुल होके, तो वहां पे जब हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो गैस सिलेंडर फुल है, ऑक्सीजन उपस्थित है, तो वहां पे देखते हैं हम लोग कि क्या है, जो ज्वाला निकलता है नीला टाइप के रहता है, लेकिन वहीं कुछ समय के बाद देखते हैं पीला हो जाता है। वो भी समझेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। तो इसका ज्वाला कैसा होता है, नीला होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाएंगे, तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो जो ईंधन का दहन होगा पूर्ण होगा कि अपूर्ण, तो ईंधन का पूर्ण दहन होगा। तो कहेगा कि अगर किसी पदार्थ का ईंधन, किसी पदार्थ में ईंधन मतलब किसी कोई भी पदार्थ है उसको जला रहे हैं तो उसका पूर्ण दहन हो रहा है, तो उसका जो प्रकाश निकलेगा किस रंग के होगा, तो क्या कहेंगे, नीला प्रकाश निकलेगा। कैसा प्रकाश निकलेगा, नीला। लेकिन उसके प्रकाश बहुत ही कम होगा, इसलिए इसे प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, पॉइंट नंबर 1 में हम लोग समझे कि अगर ऑक्सीजन पर्याप्त है, और फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त हो, यानी ऑक्सीजन थोड़ा मात्रा में, तो वहां पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ईंधन का सबसे पहला बात है कि पूर्ण दहन नहीं होगा, अपूर्ण दहन होगा, यानी कुछ जलेगा कुछ नहीं जलेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो उत्पन्न ज्वाला होगा उसका रंग कैसा होगा, पीला होगा। उत्पन्न ज्वाला होगा उसका रंग कैसा होगा, पीला होगा। और इस ज्वाला से जो पीला होगा वो क्या करेगा, प्रकाश, उसका रंग क्या होगा, पीला होगा। और पीला होगा इसलिए इसे प्रकाशमान कहते हैं। इसमें क्या होगा, प्रकाश ज्यादा फैलेगा, तो कहेंगे कि इसमें इसका रंग क्या होता है, पीला होता है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति पर किसी पदार्थ का दहन कराते हैं तो उसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है कि अपूर्ण, तो क्या कहेंगे, अपूर्ण। उसमें ज्वाला का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। फिर कहेगा कि पीले रंग, यहाँ पे फिर कहेगा जो पीले रंग होता है उसमें प्रकाश का रंग क्या होता है, पीला होता है, और इसलिए इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं। इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, जो यहाँ पे आपको क्या कर रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको पीला प्रकाश दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रकाश दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे, तो आप कहिएगा यहाँ पे, यानी पीला प्रकाश को ही क्या बोलते हैं, प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं। तो इतना बात आप लोग सीख गए। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आइए, आगे क्या है, दिख रहा होगा आपको कि आगे है कि मोमबत्ती के ज्वलन की बनावट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इस चीज को हम लोग समझेंगे। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मोमबत्ती के ज्वलन की बनावट कितने भागों में होता है, तो क्या कहेंगे हम लोग, 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 भागों में होता है। एक यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे समझिए आप लोग, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। एक जो है, जो सबसे मध्य वाला भाग है, यहाँ पे नीला नीला दिखाई दे रहा होगा इसको, इसलिए इस नीले भाग को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीले भाग को बोलते हैं हम लोग केंद्रीय मंडल। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, बीच यानी केंद्र में आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय मंडल। और जो केंद्रीय मंडल होता है उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। केंद्रीय मंडल का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और यहाँ पे जो ताप है, यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ताप बहुत ही कम होगा, यानी यहाँ पे अगर आप हथेली को रखते हैं तो यहाँ पे आपको महसूस होगा कि यहाँ पे ताप क्या है, बहुत ही कम है। तो कहने का मतलब 3 क्षेत्र हुआ मोमबत्ती का, जिसको केंद्रीय मंडल होता है, बीच वाले क्षेत्र, यहाँ के प्रकाश किस रंग का होता है, तो नीला रंग के होता है। और नीले रंग के ये जो प्रकाश है, इसमें ऊष्मा क्या होता है, कम होता है, गर्मी ताप क्या होता है, कम होता है। उसके बाद में देखिएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पीला टाइप की, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पीला टाइप की, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पीला टाइप के। तो इसको बोलते हैं क्या, प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल जो है उसका रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। प्रकाश मंडल का रंग कैसा होता है, पीला होता है। और यहाँ पे जो ताप है इससे थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो कहने का मतलब कह देंगे कि यहाँ पे ताप क्या होगा, मध्यम होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पे ताप सबसे अधिक होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं, ताप तो सबसे अधिक होता है लेकिन प्रकाश यहाँ से कम निकलता है। क्या होता है, प्रकाश यहाँ से कम निकलता है। ध्यान से समझिए, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है नीला वाला, ये जो नीला वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ताप कम होता है। क्या होता है, ताप कम होता है। और ये जो आपको पीला वाला क्षेत्र दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश मंडल बोलते हैं। और यहाँ पे ताप इस क्षेत्र से थोड़ा सा अधिक होता है, इसलिए हम कह देंगे कि यहाँ पे मध्यम ताप होता है। क्या होता है, मध्यम ताप होता है। और ये जो ऊपरी वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ताप सबसे अधिक होगा। क्या होगा, यहाँ पे ताप आपको सबसे अधिक मिलेगा, सबसे अधिक। अब देखिए ध्यान से, होगा क्या कि जैसे आप यहाँ पे अगर हथेली रखते हैं तो यहाँ पे तो इस क्षेत्र में ताप अधिक है, तो आपका हथेली ज्यादा गर्मी यहाँ पे महसूस करेगा, यानी आपका हाथ जलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसके अपेक्षा ताप क्या है, कम है। और सबसे कम ताप कहाँ पे है, जहाँ पे नीला क्षेत्र है। तो मोमबत्ती के जो ज्वाला होता है उसके कितने क्षेत्र हो गया, 3 क्षेत्र हो गया। एक तो हो गया नीला प्रकाश वाला क्षेत्र, एक हो गया पीला प्रकाश वाला क्षेत्र, और एक हो गया श्वेत प्रकाश वाला क्षेत्र। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए मोमबत्ती के ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं, तो हम जवाब देंगे कि 3 क्षेत्र होते हैं। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जो मोमबत्ती के ज्वाला होता है उसके 3 क्षेत्र होते हैं, उसमें नीला प्रकाश होता है, उसका ताप मतलब सबसे अधिक होता है कि कम होता है। तो क्या जवाब देंगे, यहाँ पे उसका ताप कम होता है। फिर पूछेगा कि तीनों क्षेत्र में किसका ताप सबसे अधिक होता है, तो क्या कहेंगे, श्वेत जो क्षेत्र है, श्वेत प्रकाश है, उसका ताप क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इतना बात आप लोग समझ गए, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आइए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए अब आगे देखते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, बहुत ही सुंदर सा टॉपिक पढ़ना है, जो हमारे गैस सिलेंडर होता है उसमें भरा रहता है, जिसका नाम क्या है, एलपीजी। क्या नाम होता है, एलपीजी, जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका शॉर्ट नेम एलपीजी है, इसका फुल नेम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, इसका फुल नेम याद रखिएगा, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, या आपको 2 नंबर में भी लिखने के लिए पूछ देगा कि बताइए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दो ठो शॉर्ट नेम दे देगा और उसका पूछ देगा कि इसका फुल नेम लिखिए। तो यहाँ पे इसको याद रखना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। और इसके विशेषता को समझिए कि ये होता क्या है। सबसे पहली का बात है कि ये ज्वलन पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है। इसमें हम लोग आग लगाते हैं तो बहुत ही कम समय में आग लग जाता है, तो इसका ज्वलन ताप क्या होगा, कम होगा। तो ये ज्वलनशील पदार्थ है, यानी ज्वलनशील गैस है। तो ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो आपको याद रखना होगा, जो एलपीजी है किन किन गैसों का मिश्रण है। तो आपको इस बात को याद रखना होगा कि एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है, मिश्रण होता है। यानी एलपीजी किस चीज से बना होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर एलपीजी बना होता है। जो ब्यूटेन है उसका सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है, और प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8 होता है। इसको हम लोग बढ़िया से विस्तार में इसके फॉर्मूला को चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो आपको बताना है, कोई पूछे कि एलपीजी किन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो आपको बताना है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। फिर पूछेगा, सवाल सुनिए, फिर पूछेगा कि मुख्य रूप से यानी एलपीजी में कौन सा गैस होता है, यानी इसका मुख्य अवयव एलपीजी में मुख्य रूप से, मेन रूप से कौन सा गैस होता है। तो क्या जवाब देंगे, हमारा जवाब क्या होगा, ब्यूटेन होगा। कहने का मतलब मिश्रण कहेगा किन किन गैसों का मिश्रण है, तो जवाब हमारा क्या रहेगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। लेकिन ऐसा सवाल पूछेगा कि मुख्य अवयव कौन है एलपीजी का, तो जवाब क्या रहेगा, ब्यूटेन।
फिर कहेगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, है कि 1 ग्राम एलपीजी को अगर आप जलाते हैं, यदि आप 1 ग्राम एलपीजी को जलाते हैं तो 50 किलो जूल ऊर्जा उष्मा निकलता है। कितना उष्मा निकलता है? 50 किलो जूल उष्मा निकलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए, अब होता क्या है, एलपीजी जो गैस है उसमें गंध होता नहीं है। तो मान लीजिए गंध उसमें नहीं होता था पहले, तो क्या होगा कि गंध अगर मान लीजिए एलपीजी में नहीं है, अगर गैस कहीं से टंकी से लीक करने लगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि आदमी उसको स्मेल नहीं कर पाएगा, यानी पहचान नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे हमारे घर में एलपीजी का क्या हो रहा है, शराब हो रहा है, यानी एलपीजी निकल रहा है कहीं से। तो उस स्थिति में अगर कहीं पे माचिस वगैरह बारेगा तो उस स्थिति में बड़ा सा घटना घट सकता है। तो इसलिए दिमाग लाया कि इसमें क्या किया गया, इसके गंध युक्त बनाने के लिए, यानी जब एलपीजी निकले तो हमको पता चले कि हाँ एलपीजी निकल रहा है, तो इसे गंध युक्त बनाने के लिए क्या किया गया, एथिल मर्कैप्टन को मिलाया गया। इसमें क्या मिलाया गया, इस बात को याद करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। एथिल मर्कैप्टन क्या मिलाया जाता है, एथिल मर्कैप्टन मिलाया जाता है। और इस एथिल मर्कैप्टन के कारण ही इसका रंग कैसा होता है, सॉरी इसका रंग कहते हैं, इसका गंध यानी स्मेल कर पाता है लोग। तो पूछा जाएगा कि बताइए किसके कारण इसका स्मेल आता है, तो क्या कहेंगे, एथिल मर्कैप्टन के कारण आता है। तो चलिए इतना बात देख लीजिए, जल्दी से इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, जल्दी कीजिए जल्दी। चलिए आगे देखिए, और हमको पढ़ना है संक्षारण। देखिए संक्षारण धातु और अधातु वाले चैप्टर में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देखिए है कि संक्षारण किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई धातु, जैसे अभी हम बताए हैं कि ये आपको लोहे के धातु दिखाई दे रहा होगा जो काला है, अगर इसको हम खुले स्थान पर 2 या 3 दिन के लिए या कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए खुले स्थान पर रख देंगे, तो ये जो लोहे का धातु आपको दिख रहा है, ये वायु से यानी हवा से और नमी के संपर्क में आ जाएगा, और हवा और नमी के संपर्क में आने के बाद एक लाल भूरे पदार्थ का निर्माण कर लेता है अभिक्रिया करके, और ये इस पर क्या कौन सा कैसा रंग आ जाता है, इसका लाल भूरा रंग आ जाता है। और वही क्रिया जो होता है नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका रंग बदल जाता है, यानी ये क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई पदार्थ अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता कहने का मतलब हवा में नमी की मात्रा, अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये क्या हो जाता है, संक्षारित होती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। याद रखिएगा 2 नंबर में आ सकता है। तो यहाँ पे इसको हम देख लिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपका लास्ट ये क्वेश्चन है, उसके बाद में हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। यहाँ से देखिए कि यहाँ पे लिखा क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको साफ क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया शायद एक बार। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देखिए। क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन है, उसको साफ क्यों किया जाता है, आप ही लोग बताइए क्यों साफ किया जाता है। तो यदि अगर मैग्नीशियम रिबन में बहुत धूल कण की मात्रा सटा हुआ है यानी लगा हुआ है, उसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाएगा पूरा पूर्ण रूप से। उस स्थिति में क्या होगा, उसको जलाएंगे, ऑक्सीजन के संपर्क में पूरा बढ़िया से नहीं आ पाएगा, तो क्या होगा, उसका जो दहन होगा पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, पहले उसको साफ करते हैं, उसके बाद में जलाते हैं। तो साफ कर देने से ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, और जब उसको जलाते हैं तो बढ़िया से जलता है। तो देखिए लिखा क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, ताकि वह जलते समय पूरी तरह से वायु के संपर्क में रहे और स्वच्छ रूप से जल सके। इसलिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्या करते हैं, उसको हम लोग जलाने से पहले साफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे
अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों का पूरा चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। इसको थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ आपसे बात करना है। हो गया, ले लिए? तो सुनिए, अब हम लोग करेंगे क्या कि जैसे ये चैप्टर तो हम लोग फिनिश कर चुके हैं और इस चैप्टर से संबंधित जितना भी एनसीईआरटी प्रश्न है सभी को हम लोग देख लिए। अब हम लोग करेंगे क्या कि अगला चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव के क्लास को देखेंगे और ऑब्जेक्टिव होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके सेकेंड चैप्टर है अम्ल, क्या है, अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या है, यही ना है, अम्ल, क्षार एवं लवण है। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ेंगे। जैसा इस चैप्टर को पढ़े उससे इससे भी अच्छा तरीका से, यानी इसी तरीका से और इससे भी समझिए कि अच्छा तरीका से हम लोग पढ़ेंगे किसको, अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ेंगे। अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम क्या आपसे विदा लेते हैं और आप लोग बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।